अभिनव जी का ध्यान बार बार अपनी घड़ी और रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उनके लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो गया हो। कभी कभी तो उन्हें लग रहा था कि वे अपने कॉलेज के दिनों में वापस लौट गए हैं। हालांकि कॉलेज के दिनों में वह लड़कियों का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें इंतजार करवाया करते थे। पर आज तो कामिनी के लिए एक एक पल इंतजार करना मुश्किल हुआ जा रहा था। तभी रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला और अभिनव जी की नज़रें दरवाजे पर ठिठक गई। उन्होंने देखा हल्के आसमानी रंग की शिफॉन साड़ी में लिपटी हुई स्वर्ग की हसीनाओं को मात देती कामिनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अभिनव जी के मुंह से तो लार नहीं टपकी, पर आंखों से हवस टपकते टपकते बच गई। वैसे भी अभिनव जी के अलावा अगल बगल की टेबल पर बैठे लोगों की नजरें भी उसकी ओर उठ चली थी। अभिनव जी ने दरवाजे से टेबल तक का सफर तय करने के बीच में आंखों से ही उसका एक्सरे कर लिया था, और उसके हर एक अंग जो तराशे हुए थे उनकी फोटो मन ही मन खींच ली थी। अभिनव जी के पूरे शरीर में एक हलचल मची हुई थी और उनके मन के अंदर गुदगुदी सी हो रही थी। इधर कामिनी भी बल खाती अपना आंचल लहराती हुई आई और बेपरवाही से उनके सामने बैठ गई, और बैठते ही अपने कातिलाना अंदाज में बोली, तो फाइनली अभिनव जी, आज हम आमने सामने बैठे हैं। अभिनव जी का दिल तो कर रहा था कि आमने सामने क्यों, तुम मेरे बगल में क्यों नहीं बैठी हो। पर उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही और बोले, तुम तो फोटो से कहीं ज्यादा सुंदर हो। क्या? कामिनी इस बात पर इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी मानो उसका सुंदर दिखना इतनी भी बड़ी बात ना हो, या फिर वो इस चीज को सुनने की आदी हो। हालांकि उसका इतनी जोर से खिलखिलाकर हंसना अभिनव जी को थोड़ा सा नागवार गुजरा, और उन्होंने झेंपते हुए अगल बगल की टेबल पर बैठे लोगों की ओर देखा। महिलाएं जलती नजरों से, मर्द ललचाई नजरों से, और बच्चे कौतूहल से कामिनी को ही देख रहे थे। अच्छा बताओ, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? अभिनव जी ने कहा। अभिनव जी, तुम भी ना, हम कौन सा हस्बैंड वाइफ हैं जो यहाँ खाना खाने आए हैं और जल्दी से खा पी कर हमें घर जाना है। अरे हम तो यहाँ एक दूसरे को और करीब से जानने आए हैं। थोड़ा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे जानते हो, तो और जानेंगे, थोड़ा फन करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे और उसके बाद खाना खा लेंगे, है ना? कहते हुए कामिनी ने अभिनव जी के हाथ को दबा दिया। कामिनी की हथेलियां थोड़ी गर्म थी, जिसने उनके खून में और उबाल ला दिया। घबराते हुए अभिनव जी ने उसका हाथ हटाया और इधर उधर देखने लगे। फिर कामिनी की ओर देखते हुए बोले, और कुछ बताओ ना अपने बारे में। देखो ना, हम मैसेंजर पर कितनी बातें करते थे, और आज जब तुम सामने हो तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछूं, क्या कहूँ। जानते हो अभिनव जी, तुम्हारी इसी मासूमियत ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। लगता ही नहीं तुम 44 साल के हो, ऐसा लगता है जैसे अभी अभी बस 18 के हुए हो। कहते हुए कामिनी ने अपनी जीभ अपने होंठों पर फिराई। अभिनव जी तो मानो निहाल हो गए, एकटक कामिनी को देखते हुए उसकी नशीली आंखों में डूब गए। अचानक उन्हें लगा ये आंखें उन्होंने पहले भी देखी हैं, और उन्हें याद हो आई बरखा की आंखें। बरखा, ये मैं भी क्या सोचने लगा, अभी इस पल को तो मुझे कामिनी के साथ जीना है। सोचते हुए अभिनव जी ने कामिनी की हथेलियों को धीरे से छुआ। अभिनव जी ने तो कामिनी की हथेलियों को धीरे से छुआ था, पर कामिनी ने उनका पूरा हाथ ही अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराते हुए बोली, देखो अभिनव जी, हमें यह जिंदगी एक बार मिलती है और हमें खुलकर इंजॉय करना चाहिए। अब तुम ही बताओ, कभी घर, कभी बच्चे, कभी परिवार, कभी नौकरी, इन सब के लिए दो दो पैसे जोड़ते जोड़ते इंसान की उम्र कब निकल जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। अपने लिए तो वह जी ही नहीं पाता, और एक शादीशुदा मर्द तो अपने घर के लिए कोल्हू के बैल की तरह हो जाता है। बस दिन रात चक्की में पिसते रहो, फिर भी किसी की उम्मीदें पूरी नहीं होती। बस सुबह से शाम तक सबकी फरमाइश पूरी करते करते बेचारा अपनी फरमाइशें ही भूल जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भी कुछ अरमान हैं, कुछ तमन्नाएं हैं। नहीं, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो बोलो। इसीलिए बाबा, मैंने तो शादी ही नहीं की, मैं तो आज़ाद परिंदे की तरह आसमान में उड़ते हुए जिंदगी के मज़े लेना चाहती हूँ। अभिनव जी सचमुच में कामिनी के विचारों से प्रभावित हो गए और मायूसी से अपनी जिंदगी में झांकते हुए बोले, हर किसी की जिंदगी तुम्हारी तरह कहाँ होती है। अब मुझे ही देख लो ना, ना ढंग की बीवी मिली और ना ढंग की शादीशुदा लाइफ। मेरी बीवी की तो मानो अपनी ही जिंदगी है, जिसमें वो दिन भर लगी रहती है, और बच्चे, उनकी फरमाइशें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। घर जाओ तो सिर पर यूं चढ़ जाते हैं जैसे गुड़ को देखते ही मक्खियाँ उस पर आ बैठती हैं। कोई बात नहीं अभिनव जी, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हारी सारी उदासी ख़त्म कर दूंगी और मैं तुम्हारी सूनी ज़िंदगी में रंग भर दूंगी। ज़रूरी नहीं कि हर बात घर पर बताई जाए। अरे अपनी भी एक लाइफ है, तुम उनकी तरफ से जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं कर रहे हो तो तुम भी आज़ाद हो यार अपनी ज़िंदगी जीने के लिए।
अच्छा रुको, मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट का सबसे लजीज खाना खिलाती हूँ, कहकर कामिनी ने जाने क्या ऑर्डर कर दिया। अभिनव जी पूरी तरह से कामिनी से सहमत होकर अपनी पलकें झपकाते हुए उसे बस देखते ही रह गए। खाने के बाद कामिनी ने कहा, अच्छा अभिनव जी, एक बहुत ही अच्छा मॉल खुला है, अगर तुम कहो तो हम वहाँ चलते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा शॉपिंग वगैरह का शौक तो नहीं, मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं कि मैं उन्हें ही नहीं पहन पाती, पर इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब अभिनव जी बेचारे ना कैसे करते, आखिरकार उनकी इज्जत का सवाल था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर वो कामिनी को पाने की लालसा लिए मॉल चले गए। लहरा लहरा कर और बलखा बलखा कर कामिनी ने जी भरकर अपने मनपसंद कपड़ों की शॉपिंग की। नई नई मॉडर्न ड्रेस से लेकर अंडर गारमेंट्स तक की शॉपिंग वो अभिनव जी से पूछ पूछ कर रही थी। अभिनव जय का दिल तो बस ख्याली पुलाव पकाते हुए ही बल्ली उछल रहा था। खिला पिलाकर और लिवा दिवाकर लौटते वक्त एक लाल चटक रंग की शर्ट कामिनी ने अभिनव जी के लिए भी पैक करवा दी, जिसका बिल हालांकि खुद अभिनव जी ने ही दिया था, पर वो कामिनी की तरफ से उनके लिए गिफ्ट था। अभिनव जी को बाय कहकर और फ्लाइंग किस देकर कामिनी जाने लगी और जाते जाते बोली, अगली बार ना हम कहीं बाहर मिलेंगे, यहाँ इस शहर में नहीं, यहाँ तुम्हारे भी बहुत जानने वाले हैं और मेरे भी। कामिनी ने ये बात भले ही बाद में कही हो, पर अभिनव जी शॉपिंग मॉल में भी इस चीज को महसूस कर रहे थे, जैसे लोगों की नजरें उन्हें और कामिनी को घूर रही थी। हालांकि उन दोनों में उम्र का अंतर ज्यादा तो नहीं था, पर कामिनी उनसे 10-12 साल छोटी रही होगी। फिर भी समय और जिम्मेदारियों ने अभिनव जी को पहले ही बुजुर्ग कर दिया था। पर आज घर लौटते वक्त वो अपने आप में दुगना उत्साह महसूस कर रहे थे, मानो अभी अभी जवान हुए हों। हमेशा खींचते हुए घर लौटने वाले अभिनव जी आज गुनगुनाते हुए घर पहुंचे। दरवाजे पर उन्हें उनकी पत्नी बरखा मिल गई, एक सूती नाइटी में लिपटी और बालों का जूड़ा सिर पर बनाए। बरखा को देखते ही अभिनव जी के चेहरे का सारा उत्साह फीका पड़ गया। उनका पुरुष मन दोनों की तुलना कर बैठा और तुरंत ही रिजल्ट भी सुना दिया। उन्होंने बरखा और कामिनी में जमीन आसमान का अंतर महसूस किया। कामिनी खिलता हुआ गुलाब थी तो बरखा मुरझाता हुआ, कामिनी दमकती हुई सुबह की तरह तो बरखा ढलती हुई शाम। अभिनव जी को देखते ही बरखा ने अपने दोनों हाथ अपने दुपट्टे से पोंछे और बोली, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, आप थक गए होंगे। पर आज थका हुआ शब्द अभिनव जी को उनकी खिल्ली उड़ाता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने खींचते हुए कहा, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर वो अंदर आ गए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गए। पर फ्रेश तो वो पहले से ही थे, आज तो उन्हें अपने शरीर से भी कामिनी की तेज सुगंध आ रही थी। बात बात पर उसका लिपटना चिपटना उन्हें याद आ रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद उनके दोनों बच्चों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसकी चिल्लम उन्हें बाथरूम में भी सुकून से कामिनी को महसूस नहीं करने दे रही थी। अभिनव जी बाथरूम से निकले और झगड़े की जगह पर पहुंचे और पहुंचते ही बेटे राजन को 2 थप्पड़ लगा दिए और बेटी को भी 4 बातें सुना दी। थोड़ी देर बाद बरखा भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई और बरखा को देखते ही दोनों बच्चे उसके पीछे छिप गए। अब बारी बरखा की थी। बच्चों के उद्दंड, बदमाश, संस्कारहीन और बिगड़ेल होने का सारा श्रेय बरखा के माथे पर थोप कर अभिनव जी अपना फोन लेकर बालकनी में जा बैठे। अभिनव जी की बेटी आरती जहां 14 साल की थी, वहीं उनका बेटा राजन अभी 11 साल का था। दोनों बच्चे डांट और मार खाकर बिसूर रहे थे। बरखा ने अभिनव जी के मूड ऑफ होने की बात कही और दोनों को मनाया। फिर बरखा जी अभिनव जी का थोड़ा सा समय और उनका साथ पाने की गरज से चाय बनाने के बाद अपनी चाय लेकर बालकनी में ही आ गई और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अचानक ही अभिनव जी को लगा जैसे उनके ख्यालों में कामनी की जगह गलती से बरखा टपक पड़ी है। उनकी नज़रों ने बरखा को घूरा, जो कि बड़ी मुश्किल से 40 की रही होगी, पर हर वक्त उनका थका होना और घर गृहस्थी से इस तरह लिपटा होना जैसे कि उसके अलावा उनकी अपनी कोई जिंदगी ही न थी, अभिनव जी की नज़रों में उसे और बेकार बनाता था। बरखा सिलाई सेंटर चलाती थी। सिलाई सेंटर सोचते ही अभिनव जी के चेहरे पर मुस्कान तेर गई, मानो हाउस वाइफ होना और सिलाई सेंटर जैसा काम करना कोई बहुत ही निम्न दर्जे का काम हो। अभिनव जी को तो खुद ही याद ही नहीं आ रहा था कि बरखा भी कभी उन्हें सुंदर लगी थी। बरखा थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही। अब उसकी चाय भी खत्म होने वाली थी। वह मन ही मन जान रही थी कि अभिनव जी गुस्से में हैं, फिर भी उसने अपनी तरफ से पहल करते हुए कहा, जैसा कि वह हर बार करती थी, हर लड़ाई के बाद या हर छोटी छोटी बात पर तकरार के बाद, जबकि बरखा की कोई गलती नहीं होती थी। वह उम्मीद करती थी कि शायद अभिनव जी भी उसके मन के भावों को समझे या प्यार भरा एक सॉरी ही बोल दें। पर भला ऐसा कैसे हो सकता था? तमाम घरों के मर्दों की तरह औरत को सॉरी बोलने में या उसके सामने झुकने में अभिनव जी भी खुद को छोटा महसूस करते थे। इतना पढ़ा लिखा होकर साधारण घरेलू पत्नी को सॉरी कैसे बोलते? हाँ, गाए बगाए कई अवसरों पर वह उसे यह एहसास जरूर दिला देते थे
कि बरखा उनसे कम था और अगर वह उसकी ज़िंदगी में नहीं होते तो बरखा की ज़िंदगी चलनी मुश्किल थी। अब तो बरखा को इस उपेक्षा और तिरस्कार की आदत सी हो चली थी। तो उसने खुद ही बात शुरू की और बोली, आज सुबह आरती के स्कूल से फ़ोन आया था, उन्होंने स्कूल में बुलाया है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बेटी ने? अभिनव जी ने कहा। मेरी बेटी? बरखा ने मन ही मन सोचा, फिर बोली, वो तो पता नहीं, पर वह कह रहे थे कल उसके साथ ही स्कूल आने के लिए। हाँ तो चले जाओ, तुमने ही सिर पर चढ़ा रखा है इन लोगों को। जाओ और जाकर देखो कि क्या गुल खिलाए हैं इस बार इसने। बरखा थोड़ी झिझकती हुई बोली, मैं चली जाती, पर सुबह मेरी सिलाई सेंटर की क्लास रहती है। तो कह तो ऐसे रही हो जैसे आईपीएस की ट्रेनिंग क्लास चलाती हो। साफ साफ कहो ना कि तुम डरती हो वहां जाने से कि इसके टीचर इंग्लिश में बात करेंगे, और तुम्हें तो इतनी इंग्लिश आती नहीं जो तुम उनकी पूरी बात समझ सको या उन्हें अपनी बात समझा सको। अभिनव जी ने बरखा को नीचा दिखाते हुए अपने अहम की तुष्टि की। आप तो जानते ही हैं, फिर बार बार क्यों इस बात का एहसास दिलाते हैं? मायूस सी बरखा बोली। ठीक है चला जाऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की होगी ना इसने, तो मैं सच कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभिनव जी बोले। अभी बहुत छोटी है वो, और वो भी इस उम्र में जब सारी चीज़ें उसके लिए मुश्किल हैं, और बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। अगर उसने कोई गलती कर भी दी होगी तो आप उसे प्यार से समझाइएगा, उसके टीचर के सामने डांट मत दीजिएगा। इससे बच्चों के मन पर बुरा असर होता है। बरखा बोली। हाँ, देख रहा हूँ तुम्हारे प्यार का नतीजा, कितना सिर पर चढ़े हुए हैं ये लोग। अच्छा अब जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम करना है, अभिनव जी ने लगभग उसे भगाते हुए कहा। बरखा ने अपना खाली कप और अपना खोखला हो चुका आत्मसम्मान उठाया और वहां से अंदर चली आई। अब तक मैसेंजर पर कामिनी के 4-5 मैसेज चमक चुके थे, जिनको देखते ही ठंड में सुनहरी धूप की तरह अभिनव जी का चेहरा खिल गया। उन्होंने इधर-उधर देखा और कामिनी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाते ही बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कामिनी, मर्द की ज़िंदगी तो कोल्हू के बैल की तरह होती है। घर पहुँचे नहीं कि रेडियो की तरह सब अपनी शिकायतें सुनाना शुरू कर देते हैं। ओहो अभिनव जी, ऐसा भी क्या हो गया? मैंने तो तुमसे 2-4 अच्छी रोमांटिक बातें करने के लिए फ़ोन लगाया था, पर तुम्हारे पास तो हर समय अपने परिवार का रोना ही लगा होता है। चलो अब बताओ, अभी किसने क्या कह दिया या किसने क्या कर दिया? कुछ नहीं यार, घर आते ही इन बच्चों की लड़ाई, और उसके बाद अब सुनो, कल मुझे मेरी बेटी के स्कूल में बुलाया गया है, और जब मैंने बरखा को जाने के लिए कहा तो कहते कि तुम ही चले जाओ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बताओ भला मैं अकेला क्या क्या करूं? इनके ऐशो आराम के लिए पैसे कमाऊं या इनकी सेवा में जिंदगी गुजार दूं? ये तो बहुत गलत है अभिनव जी। अगर वह जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगी तो बताओ भला कौन पुरुष रहना चाहेगा उसके साथ? अब मैं क्या करूं? मैं आरती की माँ तो नहीं हूं, वरना मैं ही चली जाती। अगर मैं तुम्हारी बीवी होती ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। पर अफ़सोस, कामिनी ने इस ढंग से कहा जिसे सच में उसे कितना अफ़सोस हो। ये सुनकर अभिनव जी की सारी खींच हवा हो गई। फिर से मन ही मन ख्वाब बुनने लगे कि बरखा की जगह अगर कामिनी उनकी पत्नी होती तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती, और उन्हें लगने लगा कि अगर कामिनी उनकी पत्नी होती तो शायद बसंत की बहार 24 घंटे और 12 महीने उन्हीं के दरवाजे पर डेरा डाले हुए होती। कहाँ खो गए जनाब? बीवी ना सही, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ हो सकती हूँ मैं, कहकर कामिनी खिलखिला पड़ी, और उसकी इस अदा पर अभिनव जी फिर से फिदा होकर सुनहरे ख्वाबों में डूब गए। सब काम निपटाकर रात गए। जब बरखा बिस्तर पर आई तो अभिनव जी पहले से अपने मोबाइल में घुसे हुए मुस्कुरा रहे थे। एक बार को तो बरखा को गलतफहमी हुई कि यह मुस्कुराहट उसके लिए है, पर जल्दी ही उसका ये भ्रम दूर हो गया जब अभिनव जी ने उसे देखते ही करवट बदल ली। ये तो दिन भर की थकावट इतनी होती थी कि बिस्तर पर गिरते ही बरखा नींद की जकड़ में आ जाती थी। पर आज जाने क्यों कई सारी बातें उसके दिमाग में रह रहकर आ जा रही थी। सबसे पहले उसे अपने मायके की याद आने लगी, जहाँ 4 बहनों में वो तीसरे नंबर पर थी। शायद बेटे की चाह में वो भी इस दुनिया को देख पाई, क्योंकि उसके बाद उसका भाई आया और ये सिलसिला थम गया। तो स्वाभाविक था, वंश कुल का दीपक उसका भाई, जिसके पालन पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सब कुछ उसे बेहतरीन मिला, और तीनों बहनों को औसत दर्जे का। फिर जब शादी ब्याह की बात आई तो बड़ी बहन बड़ी थी, सबके अरमान उसकी शादी से जुड़े थे। तो वहाँ भी सब बहुत अच्छा हुआ, पर दूसरी तक आधे अरमान सबके पूरे हो चुके थे, और बरखा की बारी आने पर जैसे तैसे निपटा दिया गया। पर भाई की शादी के लिए वो 150 लड़कियां छांटी गई, तब जाकर सबको उनकी पसंद की दुल्हन मिली। बरखा जब ब्याह कर अपने ससुराल आई तो पति का तो पता नहीं, पर ससुर जी एकदम पिता समान मिले। सास नहीं थी, पहले ही गुजर गई थी। दो नंद थी, दोनों अभिनव जी से बड़ी थी, पर बरखा को खूब प्यार करती थी। प्यार शब्द पर आकर बरखा का दिमाग फिर अटक गया। क्यों? जिस प्यार की भूखी बरखा मायके से ही थी वो उसे ससुराल में भी नसीब नहीं हुआ।
सोचती हुई बरखा की आंखों से दो आंसू उसके गालों पर लुढ़क पड़े। बरखा अपने अतीत के बारे में सोचती रही और करवटें बदलती रही। क्या यही होती है शादी, जिस सुख की उम्मीद में औरत अपना सब कुछ छोड़कर पति का हाथ थामे मायके की देहरी लांग कर ससुराल के आंगन में कदम रखती है, जिस मिट्टी में खुद को फिर से बो देती है, उगने के लिए नहीं बल्कि वटवृक्ष बनने के लिए। पर जब आंगन की मिट्टी ही उसकी जड़ों को छोड़ने लगे तो अपनी खुद की जड़ों के साथ वो आखिर कहाँ जाए। अमूमन ऐसा होता है जब कई बार ससुराल के बाकी सदस्यों से स्नेह नहीं मिलने पर एक पत्नी जमाने भर की खुशियां अपने हमदम अपने हमराही में ढूंढती है। जब पति की छाया में वो सुकून, शांति और अपनापन महसूस करती है। पर अगर सुकून रूपी छतरी ही उसके सिर से उड़ जाए तब वह क्या करे, कहाँ जाए। आज भले ही बरखा को अभिनव जी और कामिनी के बारे में पता नहीं था, पर पति की बेरुखी से धीरे धीरे टूटती और बिखरती बरखा अंदर ही अंदर खोखली हुई जा रही थी। तभी उसे याद आया कि जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी, उसके ससुर जी ने उससे कहा था कि बेटा, अभिनव के सिर से माँ का साया बचपन में ही उठ गया था। मुझे नहीं पता मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे पाया या नहीं, पर बेटा थोड़ा सा उसका मन भंवरे की तरह जरूर हो गया है, जो इधर उधर सुंदर तितलियों और फूलों पर भटकता रहता है। तो बहू, तुम उसे माँ और पत्नी दोनों का प्यार देना और हमेशा उसका ख्याल रखना। बरखा सोच रही थी कि कहाँ कमी रह गई थी उसके प्यार में। वह तो उसकी माँ भी बनी, पत्नी भी बनी, अपनी तरफ से प्रेमिका भी बनी और दोस्त भी बनना चाहती थी। पर अभिनव ने तो उसे ना ही अपनी माँ बनाया, ना पत्नी बनाया, ना प्रेमिका, ना ही दोस्त बनाया। हाँ, उसे अपने शौक पूरे करने वाली गुड़िया जरूर बना दिया और बाद में अपने घर की नौकरानी बना दिया। बरखा को याद आया कि उसे बचपन में लंबी घेरेदार स्कर्ट और उस पर शर्ट पहनना बहुत पसंद था। शादी के पहले भी वह पहनती थी। भले ही मायके में बरखा ने बहुत संपन्नता ना देखी हो, पर उसने इतनी समृद्धि तो देखी थी जिससे जीने खाने लायक गुजर हो जाए। उसकी बाकी की सहेलियां जहां महंगी महंगी दुकानों से शॉपिंग किया करती थी, वहीं वह रोड साइड से ही कपड़े लेती थी। पर शुरू से ही उसके अंदर एक शौक था, सिलाई कढ़ाई बुनाई का। अपने रोड साइड से लिए कपड़ों को वो इस ढंग से सील देती, उसमें डिज़ाइन बना देती कि जब पहनती तो उसकी सारी सहेलियां उससे पूछना शुरू कर देती कि कहाँ से खरीदे इतने सुंदर कपड़े। मन तो उसका भी बहुत था कि वह भी एक फैशन डिज़ाइनर बने, खुद की अपनी कपड़ों की दुकान खोले। पर उसका यह सपना सपना ही रह गया। उसे याद है जब वे ससुराल आई थी तो अपनी साड़ियों को कई तरह की डिज़ाइन से पहनती थी, अभिनव को खुश करने के लिए। और एक दिन उसने अभिनव को सरप्राइज देने के लिए रात में स्कर्ट और शर्ट पहन ली। अभिनव कितना सरप्राइज हुआ वो तो बरखा को पता नहीं चला, पर अभिनव ने उसके कपड़ों को वाहियात और घटिया करार दे दिया। साथ ही दी एक सख्त हिदायत कि आगे से ऐसा उल जुलूल कुछ भी पहनकर मेरे सामने मत आना। और उसकी फर्क का बरखा को इस कदर फर्क पड़ा कि धीरे धीरे बरखा खुद को अभिनव के पसंद के हिसाब से बदलती रही। इस साड़ी पर ऐसे ब्लाउज क्यों पहना है, इसका गला इतना बड़ा क्यों है, इसकी बाहें इतनी छोटी क्यों हैं, सामने से इतना डीप क्यों है। ऐसी कई सारी बातें थी जब अभिनव बरखा को टोकता था। बरखा जहाँ सोचती कि अभिनव उसकी तारीफ करे, वहीं अभिनव हर वक्त उसके कपड़े, उसकी सोच पर सवाल उठाता रहता। परिणाम ये हुआ कि 40 की उम्र में ही बरखा 60 की बुजुर्ग बन गई थी। अपने शौक तो लगभग वो भूल ही गई थी। हाँ, सिलाई सेंटर में लड़कियों को बखूबी वो अपना हुनर, अपना गुण सिखाती। जहाँ लड़कियां उसकी मुरीद थी, उसके गुणों की कायल थी। महंगे महंगे टेलर भी वैसे डिजाइन नहीं बना पाते थे जैसा बरखा पलक झपकते ही बना देती थी। अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सोचती सोचती बरखा की आंखों के कोर गीले होते रहे। इधर अभिनव के मोबाइल की स्क्रीन चमकती रही। बरखा रोती हुई सो गई और अभिनव जी हंसते गुदगुदाते नींद की आगोश में चले गए। सुबह अभिनव जी आरती के साथ उसके स्कूल में गए तो उसके प्रिंसिपल ने आरती की शिकायत अभिनव जी से की कि वह स्कूल में मोबाइल लेकर आती है। आरती के मोबाइल पकड़े जाने पर उसमें लड़कों के साथ उसके ढेर सारे चैट भी थे। आरती पढ़ाई में भी पिछड़ती जा रही थी। यह सब सुनकर अभिनव जी का मन तो हुआ कि वहीं उसे खींचकर दो तमाचे जड़ दे, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल किया और प्रिंसिपल से आगे सब कुछ नहीं होने की बात कही। पर पूरे रास्ते वो आरती को सुनाते रहे, उसे जितना डांट सकते थे डांटा, एक दो बुरी बातें भी बोली। घर आए तो बरखा के सिलाई सेंटर की लड़कियां आ चुकी थी। उन सबके सामने बरखा पर भी खूब बरसे और शाम को सबकी खबर लेने की धमकी देते हुए पैर पटकते गुस्से में अपने ऑफिस चले गए। इधर आरती जब घर लौटी तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। अजीब सी कश्मकश चल रही थी इस परिवार में। अभिनव जी जहां अपनी जिंदगी की रंगीनियों में बिजी थे, बरखा अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से परेशान थी। वहीं आरती अपनी उम्र में विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण की गिरफ्त में थी और सही गलत में भेद नहीं कर पा रही थी। और न ही घर में से किसी को अपने दोस्त की तरह बना पा रही थी जिससे कि वह सारी बातें कर सके।
उसकी क्लास में एक लड़का था गोपाल, जो कि बहुत ही बड़े घर का था। गोपाल की चकाचौंध आरती को उसकी ओर आकर्षित करती थी। उस पर क्लास की ज्यादातर लड़कियां फिदा थी, पर वह आरती को पसंद करता था। इस बात से जहां बाकी लड़कियां जल जाती थी, वहीं आरती खुद को अलग कुछ खास समझने लगी थी। कहीं ना कहीं आरती भी खुद को अपनी माँ की तरह नहीं बनाना चाहती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वह खुद की बहुत बेइज्जती महसूस कर रही थी। प्रिंसिपल के सामने, यहाँ तक कि गोपाल के सामने उसके पिताजी ने उसे बहुत बुरा भला कहा था। आरती अपने अपरिपक्व दिमाग से कई तरह की बातें सोच रही थी, और आखिरकार उसने वही सोचा जो उसकी उम्र में बच्चे अक्सर सोच लेते हैं। उसके दिल में आया कि अब वह गोपाल और पूरे स्कूल को कैसे फेस करेगी। स्कूल में जब उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगी तब क्या कहेगी, और माँ माँ को क्या बताएगी, और शाम को जब फिर से पापा वापस लौट आएंगे तब जाने उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, तब उन्हें क्या कहेगी। ऐसी शर्म भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि जिंदगी को अलविदा कह दिया जाए। और उसने अपने अंतिम सफर की तैयारी शुरू कर दी। इधर बरखा ने सोचा कि एक बार लड़कियां चली जाएं तो आराम से आरती का मनपसंद खाना बनाएंगी, तब तक उसका मूड भी ठीक हो जाएगा, और फिर उसके साथ बैठकर प्यार से उसे सब कुछ समझाएंगी। और इधर ऑफिस में बैठे बैठे अभिनव जी सोच रहे थे, बहुत हो गई परिवार की किचकिच। ऑफिस के बाद आज आराम से कामिनी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, फिर उसके साथ उसी के घर पर रुक जाऊंगा, उसकी खूबसूरत अदाओं के साथ वाइन पीऊंगा, उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार भी ले जाऊंगा। हम दोनों का मूड भी बन जाएगा, और एक दिन के लिए ही सही, इन सब से मुक्ति भी मिलेगी। बरखा ने सोचा था कि लड़कियों को भेजने के बाद वह जाकर आरती से बात करेगी, पर ना जाने क्यों उसके मन में बार बार आ रहा था कि उसे अभी आरती के पास होना चाहिए। कहीं आरती ये ना समझ ले उसकी तकलीफ से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ देर तक इसी कश्मकश में रहने के बाद बरखा ने सिलाई सेंटर में आई हुई लड़कियों से कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आप सब जाओ, कल मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा समय देकर थोड़ी देर और बता दूंगी। सिलाई सेंटर की लड़कियां बरखा की बहुत इज्जत करती थी। वह सब बोली, कोई बात नहीं आंटी, आप आराम कीजिए, हम लोग कल आ जाएंगी। थोड़ी देर पहले अभिनव जी ने जो हंगामा किया था उसको लेकर भी लड़कियों के दिमाग में कई तरह की बातें चल रही थी। उन्हें भी बरखा जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर उनमें से खुद कईयों के घर का यही हाल था। सिवाय बुरा लगने के आखिरकार वो कर भी क्या सकती थी। कल आने के लिए बोलकर सारी लड़कियां चली गई। लड़कियों के जाने के बाद बरखा आरती का मनपसंद पास्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। उसने पास्ता उबलने के लिए डाल दिया और आरती के कमरे की ओर बढ़ चली। इधर आरती जिंदगी और मौत में से मौत को चुनने के बाद उस सफर की तैयारी करने में लगी हुई थी। उसने फैसला तो ले लिया था, पर बार बार उसके कदम ठिठक जा रहे थे, या यूं कह लीजिए कि उसके छोटे से मन की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुद से खुद की जान ले। पर अंततः उसने सारे अपमान पर अपनी जिंदगी की कीमत कमा की, और बरखा जी के दुपट्टे को लेकर उसका एक सीधा पंखे से लटकाकर गांठ लगा दिया, और दूसरे सिरे को फंदे की तरह बनाकर और बेड के ऊपर छोटा सा स्टूल रखकर वह उस पर चढ़कर खड़ी हो गई। हम समझ ही कहाँ पाते हैं कि आज टीवी, इंटरनेट, मनोरंजन के जमाने में अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें बच्चों के दिमाग को ज्यादा प्रभावित कर देती हैं। अनजाने में ही हमारे बच्चे वो सब कुछ सीख जाते हैं जो एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं सिखलाना या दिखाना चाहते हैं। खैर, आरती मौत के झूले पर झूलने ही वाली थी कि बरखा ने आकर दरवाजा खटखटा दिया। एक पल को आरती ठिठकी। उसे लगा उसकी माँ भी इन सब में बराबर की दोषी है, इसीलिए उसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। पर बरखा ने जब प्यार से दूसरी बार आरती को आवाज दी तो आरती का अंतर्मन पिघल उठा। माँ का स्नेह उसे मौत के उस भयानक रास्ते पर बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह स्टूल से नीचे उतरी और जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। बरखा बाहर से बोलती हुई आ रही थी, बेटा मैं तेरा मनपसंद पास्ता बना। पर अंदर का दृश्य उन्होंने देखा तो उनका कलेजा छलनी और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक नज़र पंखे और दूसरी नज़र आरती पर डाली और बदहवास सी आरती को अपने कलेजे से चिपका लिया। ठीक वैसे ही जैसे जब आरती हुई थी तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। आरती को गले से लगाकर वह रोने लगी। जितना आरती रो रही थी उससे कहीं ज्यादा बरखा रो रही थी। अंदर ही अंदर बरखा को लग रहा था कि आज अगर पल भर की भी देरी होती तो अपने कलेजे के टुकड़े को खो देती। कहीं ना कहीं बरखा खुद को दोषी समझ रही थी। आखिर उनकी बेटी के नन्हे से मन में कितना बोझ, कितना दुख, कितना अपमान है कि आज उसकी नन्ही सी गुड़िया ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। अब तक तो बरखा जी खुद को अच्छी पत्नी ना बन पाने की दोषी समझती थी, पर आज मन ही मन उनका अंतर्मन उनको धिक्कार रहा था कि क्या वह एक अच्छी माँ भी साबित नहीं हो पाई। बरखा के मन में हर तरह की बातें चल रही थी, और माँ का स्पर्श पाकर मोम की तरह पिघलती आरती को एहसास हो रहा था
कि वह आज कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। मन में वह अपनी माँ को लाखों बार धन्यवाद कर चुकी थी और रोती हुई आरती के अंदर का अपमान, दर्द, गुस्सा बरखा की ममता की छाव में ठंडक में तब्दील होता जा रहा था और वो उनकी स्नेह बारिश में भीगती जा रही थी। आरती कुछ देर के बाद उसकी बाहों के बंधन से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। वो अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी और बरखा थी कि बार बार कभी उसका माथा चूमती, कभी उसे सीने से चिपका लेती, कभी उसके बालों को सहलाती, कभी प्यार से उसकी पीठ पर थपकी लगाती और फिर उसे सीने से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगती। आरती ने उनसे कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मैं भूल कैसे गई थी कि पापा अगर इतना गुस्सा होते हैं तो तुम हमें प्यार भी तो करती हो। कहकर रोते हुए आरती ने स्कूल की, गोपाल की सारी बातें बरखा को बता दी। बरखा भी अब थोड़ी सहज हो रही थी। अपनी बेटी के हाथों को कसकर पकड़कर वह बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उन्होंने स्टूल को नीचे उतार कर रखा और दुपट्टे को पंखे से खोल दिया। सारी बातें जानने के बाद उसके माथे को सहलाती हुई बरखा ने उसे कई सारी सीख और नसीहत दी। साथ ही वो ज्ञान भी दिया जो ना किसी स्कूल और ना किसी कॉलेज में मिलता है। बरखा ने आरती को समझाते हुए कहा, मुझे तुमसे या तुम्हारी पसंद से कोई एतराज़ नहीं है, पर बेटा तुम अभी इस दौर में नहीं हो, जहाँ तुम सही और गलत की पहचान कर सको। हाँ, अगर वो लड़का गोपाल तुम्हें सचमुच पसंद करता है और तुम्हें लेकर संजीदा है, तो बेटा तुम उसे इंतज़ार करने को कह सकती हो, क्योंकि इस उम्र में तुम ना तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो और ना ही तुम घर गृहस्थी, शादी-ब्याह जैसी बातें समझ सकती हो। तुम्हारी उम्र में मस्ती करने के लिए बच्चे बहुत कुछ करते हैं। इसमें दूसरे के प्रति आकर्षण या प्यार महसूस करना स्वाभाविक सी बात है। बच्चों को यही लगता है कि इस उम्र से अच्छी और कोई उम्र नहीं हो सकती और कभी-कभी इस उम्र में लिए गए गलत फैसले जिंदगी भर के लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसीलिए तुम बस उस दिन का इंतजार करो जिस दिन तुम कुछ बन जाओगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी शादी के बाद कोई नीचा दिखाए और अगर वह तुमको लेकर सच में सीरियस है तो वह भी तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम दोनों जब अपने पैरों पर खड़े हो जाना, तब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना। तब तुम गर्व से सीना तान कर, सिर उठाकर कह सकती हो कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। बरखा जितनी बातें करती जा रही थी, एक-एक बात सीख की तरह आरती के ज़हन में घर किए जा रही थी। उसने अपनी माँ का हाथ थाम उनसे वादा किया, आज के बाद जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी, जिससे उसके माँ-बाप को शर्मिंदा होना पड़े। गोपाल से अपने रिश्ते को ख़त्म तो नहीं करेगी, पर उसे समझा ज़रूर देगी कि सही समय पर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। आज की इस घटना के बाद माँ-बेटी का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़बूत हो गया था। साथ ही आरती को आज अपनी माँ के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी। बरखा भी अपनी बेटी की साथी बनकर बहुत खुश थी। तब तक राजन भी स्कूल से आ गया। आते ही भागा-भागा किचन में गया और आकर बोला, वाह! आप दोनों यहाँ बैठकर बातें करो और किचन में पास्ता जल रहा है। यह अच्छा हुआ, आप ज़रूर दीदी के लिए बना रही होंगी, इसीलिए जल गया। अचानक ही बरखा को पास्ता का ध्यान आया। उन्होंने आरती की ओर देखा। आरती ने उनकी ओर और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरती बोली, कोई बात नहीं मम्मी, आप इसकी पसंद के दही बड़े बना दो। दही बड़े अभी तो नहीं बन पाएंगे, पर हाँ, शाम को मैं तुम दोनों के लिए दही बड़े ज़रूर बनाऊंगी। अभी कुछ और बना देती हूँ। कहकर बरखा किचन में आ गई और आरती अपने भाई राजन के साथ बातें करने लगी। इधर शाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे अभिनव जी ने लंच में ही घर पर फ़ोन किया और फ़ोन करते ही बेरुखी से बरखा से कहा, आज मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ेगा, कल तक लौट आऊँगा। तो तुम सब मेरा इंतज़ार मत करना। फ़ोन काट कर मन ही मन गुदगुदाते हुए अभिनव जी ने सोचा, अब कामिनी के पास जाना है तो कुछ उपहार भी लेकर जाना चाहिए। पर वो तो खुद कुदरत का नायाब तोहफ़ा है, उसे भला क्या उपहार दिया जाए। उसकी तो पसंद भी सबसे अलग है, उसे तो कोई भी चीज़ बहुत ही चुनिंदा और यूनिक पसंद आती है। बहुत सोचते हुए अभिनव जी के कदम एक जोहरी की दुकान पर पड़े और उन्होंने वहां से छांटते छांटते एक खूबसूरत सी सोने की चेन खरीदी। अब जो खुद इतना कीमती हो उसके लिए उपहार भी तो कीमती ही होना चाहिए। यही सोचते हुए उन्होंने सोने की चेन ली थी। पर सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, 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 कुछ और भी लेना चाहिए। फिर उनकी आँखें थोड़ी चमकी जैसे कुछ याद आया हो और उन्होंने अपनी कार एक कपड़े की दुकान के सामने रोक दी। वहाँ से उन्होंने एक डीप नेक और साइड स्लिट वाली लाइट पिंक कलर का एक नाइट गाउन खरीदा। साथ ही 2 शैने ग्रैंड रिज़र्व वाइन की बोतल भी ले ली और एक लाल गुलाब का गुलदस्ता बनवाकर मुस्कुराते हुए उन्होंने कामिनी के घर की तरफ रुख किया। आज की शाम को खूबसूरत बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। कार में बैठते ही अपने सूखे होंठों पर जीभ फिराते हुए उन्होंने कामिनी को फ़ोन लगाया।
कामिनी ने उनका फ़ोन उठाया और अभिनव जी की आवाज़ सुनकर उसने यूँ रिएक्ट किया जैसे उन्हीं के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हो। अभिनव जी ने कहा, कामिनी चलो ना आज कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, उसके बाद मैं आज की पूरी रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पूरी रात सुनकर पहले तो कामिनी थोड़ी-सी घबरा गई, फिर खुद को संयमित करते हुए बोली, हाँ, हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, पर आज लॉन्ग ड्राइव पर रहने दो। ऐसा करो 1 घंटे बाद तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, उसके बाद सिर्फ़ तुम, मैं और हमारी तन्हाई। और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह ठीक 1 घंटे बाद अभिनव जी कामिनी के घर प्रकट हो गए। जैसे ही कामिनी ने दरवाज़ा खोला, अभिनव जी मुस्कुराए और दरवाज़ा खोलते ही लहराती हुई कामिनी अभिनव जी के ऊपर गिर गई। अभिनव जी का तो मानो जीवन ही धन्य हो गया। उसे संभालते हुए अंदर गए तो कामिनी ने पूरी तैयारी कर रखी थी उन्हें मदहोश करने की। पूरा घर खुशबूदार कैंडल से महक रहा था। कामिनी ने उनके लिए कैंडल लाइट डिनर का प्रबंध किया था। अभिनव जी भी कहाँ कम थे। प्यार का नशा सिर चढ़कर जो बोल रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने लाल गुलाबों वाला गुलदस्ता कामिनी के आगे बढ़ाया। कामिनी भी हंसते हुए गुलदस्ता थामकर बोली, ओहो अभिनव जी, तुम भी ना मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभिनव जी खीसे नहीं पोड़ते और मन में लगी आग को दबाते हुए बोले, ये तो कुछ भी नहीं, ये लो एक और तोहफा। मैं कब से तुम्हें इन कपड़ों में देखने को बेकरार हूँ। तुम इसे पहन लो। अब इन कपड़ों में क्या खराबी है अभिनव जी? कामिनी ने अपने पहने हुए कपड़े की ओर देखते हुए बनावटी गुस्से से कहा। अभिनव जी ने कहा, तुम तो हमेशा ही कयामत ढाती हो कामिनी, पर मैं चाहता हूँ तुम और कातिल दिखो। अभिनव जी की बात सुनकर कामिनी झट से मान गई और उसने अंदर जाकर चेंज कर लिया। गुलाबी रंग के झीने कपड़े से बना डीप नेक और साइड स्लिट वाले गाउन में कामिनी सचमुच कातिलाना कहर ढा रही थी। बल खाते हुए अभिनव जी के पास आकर बोली, अब खुश? अभिनव जी ने कहा, एक कमी है। अब क्या? कहकर उसने आश्चर्यचकित होने का दिखावा किया। अभिनव जी ने धीरे से उसके बालों को हटाया और चेन निकालकर उसे पहनाने लग गए। कामिनी बोली, सोने की चेन लेने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। मेरे पास इतनी सारी चेन है सोने की, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं पहन भी नहीं पाती हूँ। हाँ, बहुत दिन से मैं एक डायमंड नेकलेस लेने के लिए सोच रही थी। कामिनी मायूसी से बोली, कोई बात नहीं, अगली बार वह भी आ जाएगा। कहते हुए अभिनव जी ने फिल्मी अंदाज में उसके कंधों को चूमना चाहा, तो लहराते हुए कामिनी झटक कर हट गई और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है अभिनव जी, अभी तो पूरी रात बाकी है। अभिनव जी तो बस कामिनी के दीवाने हुए जा रहे थे, पर कामिनी इतनी आसानी से उनके हाथ थोड़े ही ना आने वाली थी। उसने अभिनव जी की ओर देखा और जो वाइन की बोतल उन्होंने लाकर टेबल पर रखी थी, उसके 2 जाम बना दिए और इतराती बल खाती हुई सी एक जाम अभिनव जी के हाथों में थमा दिया और दूसरा जाम उसने खुद लिया और आंखों से इशारा करते हुए अभिनव जी को बोली, क्या इरादा है अभिनव जी, जाम से जाम पियोगे? आज की रात हमारी आंखों के जाम पियोगे? अभिनव जी ड्रग्स के लिए तड़पते नशेड़ी की तरह बोले, अभी तो तुम हमें जहर भी पिलाओगी तो हम पी लेंगे। और फिर नजरों से पीने पिलाने का जो दौर चला, तो कामिनी ने बड़ी चालाकी से खुद तो बहुत थोड़ा सा पिया, पर अभिनव जी को नशे में धुत कर दिया। नशे में धुत अभिनव जी जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहे और कामिनी को पाने के लिए तड़पते रहे। कामिनी भी उनके साथ लुका छुपी खेलती रही। कभी उनके पास आकर कानों में हौले से कुछ कह जाती, कभी उनको गुदगुदी कर देती और जैसे ही अभिनव जी उसको पकड़ने को होते फिर से छुप जाती। बेचारे नशे में धुत डगमगाते लड़खड़ाते अभिनव जी क्या खाक इश्क करते। थोड़ी देर में ही इश्क के खेल में हार कर वहीं लुढ़क गए। सुबह उनकी जब नींद खुली तो सूरज जैसे उनके सिर के अंदर चमक रहा था और तन बदन निढाल पड़ा हुआ था। उन्होंने खुद को कामिनी के बिस्तर में पाया और बगल में उसी पिंक चीनी सी नाइटी में लिपटी हुई कामिनी को भी पाया, जो दीन दुनिया से बेखबर होकर सो रही थी। अभिनव जी ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, थोड़ा और जोर डाला और जितना जोर लगा सकते थे लगाया। इतना जोर लगाया कि उनके दिमाग की नसें दुखने लगी, पर उनको ना कुछ याद आना था और ना ही कुछ याद आया। फिर उन्होंने असमंजस में आकर कामिनी को देखा। बालों की एक लट उसके चेहरे को चूम रही थी, तो सब कुछ भूलकर धीरे से उन्होंने कामिनी के चेहरे पर खेलती जुल्फों को हौले से हटाकर उसके कानों में लगा दिया। उनके ऐसा करते ही तुरंत अंगड़ाई लेती हुई कामिनी उठ बैठी और बोली, तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? अभिनव जी ने ललचाई नजरों से कामिनी की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो कि क्या सचमुच हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। कामिनी उनके मन के भाव तुरंत ही भांप गई और हैरान होने का नाटक करती हुई बोली, बाप रे अभिनव जी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस खेल में इतने माहिर हो। कहकर शर्माती हुई वहां से उठकर बाथरूम की ओर चली गई। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वहां से निकली और किचन में जाकर 2 कप चाय बना लाई। अब तक बेचारे अभिनव जी भी उठकर कपड़े पहन चुके थे। चाय पीते हुए बोले, काफी लेट हो गया हूँ, अब घर जाता हूँ, फिर ऑफिस भी जाना होगा। जब अभिनव जी जाने के हुए तो
तो कामिनी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और बोली, दोबारा मेरी रात को यादगार बनाने कब आ रहे हो? और अभिनव जी किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह सिर झुकाए झुकाए ही बोले, जल्दी ही मिलता हूँ। अपनी ही सोच में डूबे गुमसुम से चुपचाप से अभिनव जी घर पहुंचे। उनकी स्थिति देखते हुए बरखा को लगा शायद ऑफिस के काम की वजह से वो परेशान है। बरखा ने उनसे ज्यादा सवाल ना करते हुए उन्हें चाय नाश्ता कराया और उसके बाद बोली, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दीजिए ना, आज ऑफिस मत जाइए। और अभिनव जी ने बरखा को यूं देखा जैसे ऑफिस नहीं जाकर भी दिन भर घर पर क्या करूंगा। फिर कुछ सोचकर बोले, नहीं नहीं, कुछ ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, बाहर से कुछ लोग आए हैं, शाम को मिलता हूँ। कहकर ऑफिस के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद बरखा के सिलाई सेंटर की लड़कियां भी आ गई। उनमें से एक लड़की डिम्पल की शादी होने वाली थी। डिम्पल जो कि शादी का कार्ड कल ही लेकर आई थी, पर अभिनव जी ने जो हंगामा किया था उसकी वजह से देने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। वो बोली, आंटी मेरी शादी तय हो गई है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी शादी का लहंगा प्लीज़ 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 आप ही डिज़ाइन कर दीजिएगा और उसे सिल भी दीजिएगा। मैं अपनी शादी में बहुत खूबसूरत लगना चाहती हूँ। डिम्पल की बात सुनकर बड़का जी मुस्कुराई और बोली, ये तो हर लड़की की तमन्ना होता है कि अपनी शादी में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगे। मैं जो जो सामान लिख कर दे रही हूँ तुम वो सब ले आना, मैं तुम्हारी शादी का लहंगा बना दूंगी। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगी। और हाँ आंटी, आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ मेरी शादी में भी आना होगा। मैंने घर पर मम्मी पापा को बताया है आपके बारे में कि आप कितने सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं। मम्मी भी आपसे मिलने के लिए बेचैन है। उन्होंने कहा है शादी की सभी साड़ियों के ब्लाउज आप ही बनाएंगी। हाँ बाबा, मैं बना दूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी आने के लिए। कहकर बरखा मुस्कुराई। कुछ दिन यूं ही गुजरे। अभिनव जी की तरफ से भले ही कुछ नहीं बदला था, पर घर में माँ और दोनों बच्चों के बीच में बहुत कुछ बदल गया था। अब आरती अपनी छोटी छोटी बातें भी बरखा जी को बताने लगी थी और उसकी देखा देखी राजन भी। बीच बीच में वह बरखा की टीचर और माँ भी बन जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसने बैठे बैठे बरखा से कहा, मम्मी आप इतने अच्छे ड्रेस डिज़ाइन करती हो, इतने अच्छे कपड़े सिलती हो, तो थोड़ा सा ध्यान खुद पर क्यों नहीं देती? मैं आज ही ऑनलाइन योगा मैट ऑर्डर कर देती हूँ। अब सुबह सुबह आप टहलने जाने से तो रही, तो मैं चाहती हूँ कि आप घर पर ही थोड़ा सा समय खुद को दो और योगा वगैरह किया करो। योगा और मैं? बरखा ने चौंक कर कहा, हाँ तो इसमें क्या खराबी है, आप क्यों नहीं कर सकती? राजन भी तपाक से बोला। बरखा ने कहा, अरे नाना मुझसे नहीं होगा, तेरे पापा देखेंगे तो गुस्सा करने लगेंगे। मम्मी आप कोई चोरी थोड़ी कर रही हो कि पापा गुस्सा करेंगे। अच्छा एक और आइडिया है, आप ऐसा करो, मॉर्निंग में पापा सोते रहते हैं, उस टाइम आप उठकर टहलने के लिए जाया करो। कभी देखा है आपने खुद को मम्मी? थोड़ा सा तो आपको भी अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आखिर में जिद करते करते आरती ने बरखा को मॉर्निंग वॉक के लिए मना ही लिया। अब अभिनव जी के उठने के पहले बरखा पार्क में टहलने जाती और थोड़ा सा कसरत वगैरह करके वहां से आ जाती। उसे भी अपने अंदर यह बदलाव काफी अच्छा लग रहा था। वह खुद को बहुत ही फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने लगी थी। इधर अभिनव जी जो कि कामिनी नाम के फूल का रस पीने के चक्कर में खुद ही सूखकर कांटा बन बैठे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। पर अभी भी उनके सिर से कामिनी का भूत उतरने के बदले और चढ़ा जा रहा था। अब उन्होंने सोचा कामिनी से यहाँ मिलने से अच्छा है उसके साथ 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर हो जाता हूँ। सारा समय उसके साथ में बिताऊंगा और जी भरकर भंवरे की तरह उसका रस पीऊंगा। इस ख्याल के आते ही उनका दिमाग फटाफट चलने लगा। 3 महीने पहले उनके ऑफिस से कुछ स्टाफ मसूरी घूमने गए थे, जिनमें अभिनव जी को भी जाना था, पर किसी कारणवश वो जा नहीं पाए थे। अब अभिनव जी ने सोचा यह अच्छा रहेगा घर में ऑफिस की बात करके 3-4 दिनों के लिए मसूरी निकल जाता हूँ। फिर उन्होंने सोचा टिकट बुक करवा लेता हूँ, फिर कामिनी को अचानक से सरप्राइज कर दूंगा। पर उनके दिमाग ने कहा, नहीं, अगर कामिनी गुस्सा हो गई तो वह जाएगी भी नहीं। पहले उससे पूछ तो ले अभिनव। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, अभिनव जी मन ही मन बड़बड़ाए। उन्होंने कामिनी को फ़ोन किया, पर कामिनी ने बड़े ही बेरुखी से उनसे बात की। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा कामिनी को फ़ोन लगाया तो दूसरी बार भी उसने उनके साथ उदासी में डूबी आवाज़ में ही बात की और फ़ोन रख दिया। फिर अगले 2 दिनों तक कामिनी ने उनका फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। दिल के हाथों मजबूर बेचारे अभिनव जी आखिरकार उसके घर पर मिलने पहुंच गए। कामिनी ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए अभिनव जी? मुझसे कहा होता तो मैं तुमसे मिलने आ जाती। क्या हुआ है कामिनी? पिछले 2 दिनों से ना ही तो मुझसे बात कर रही हो और ना ही मेरे फ़ोन का जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? कामिनी ने अपनी नशीली आंखों में आंसू भरकर कहा। अब क्या कहूँ तुमसे कि क्या ठीक है और क्या नहीं। पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ, या यूं कहो जब से तुम आकर मिलकर गए हो तब से ही परेशान हूँ। मकान मालिक ने घर खाली करने का नोटिस पकड़ा दिया है। मकान मालिक? पर यह घर तो तुम्हारा है ना? अभिनव जी ने हैरानी से कहा।
नहीं अभिनव, तुम तो जानते हो मैं कोई बड़ी सरकारी नौकरी नहीं करती। मैं आज़ाद ख़्याल वाली लड़की हूँ, आज़ाद रहना चाहती हूँ। इसलिए माँ-बाप से दूर इस शहर में आ गई। पढ़ाई करती थी तब तक तो ठीक था, वे लोग मुझे पैसे भी भेज देते थे। पर अब उन्होंने कुछ सालों में से मुझे पैसे देना भी बंद कर दिया है। मैं कुछ छोटा-मोटा जॉब करके अपना गुज़ारा चला लेती थी। इसके बाद तुम आए ज़िंदगी में, अब तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाकर परेशान तो नहीं कर सकती ना। तुम खुद बाल-बच्चे वाले हो, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती, ज़िंदगी यूँ ही गुज़र रही थी। तुम्हारे साथ हँसी-खुशी, पर उस दिन तुम घर आए तो मकान मालिक ने देख लिया था। उन्होंने घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। तुम तो जानते हो अकेली औरत का क्या हाल होता है। लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? कामिनी की बातों को सुनकर अभिनव जी मक्खन की तरह पिघल गए और बोले, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। क्या बताती तुम्हें अभिनव? चाहती तो हूँ कि 3 बीएचके ना सही तो 2 बीएचके का अपना एक फ्लैट ले लूँ, जहाँ मैं तुम्हारे साथ आराम से रहूँ। तुम्हारी जब मर्ज़ी हो तुम आओ, जब मर्ज़ी हो जाओ, कोई रोक-टोक करने वाला, बोलने वाला नहीं हो। पर अब फ्लैट कोई 10-20 रुपए में तो आएगा नहीं कि मैं ले लूँ या तुम्हें ही कह दूँ कि लेकर दे दो। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं अभी कि मैं खुद से ले सकूँ। मुझे बोलने में बहुत दुःख हो रहा है, मेरा कलेजा छलनी हो रहा है, पर अभी ना मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को अभी यहीं पर विराम देना पड़ेगा। मैं पहले कुछ पैसे कमा लूँ, कुछ बन जाऊँ, कम से कम अपने सिर पर एक तो छत खड़ी कर लूँ। उसके बाद मैं कुछ सोचूँगी। अब तुम भी मेरे लिए परेशान मत हो और अपने घर परिवार पर ध्यान दो। कहकर कामिनी फपक पड़ी। कामिनी ने सब कुछ बड़ी सहजता से कह दिया था, पर अभिनव जी असहज हो गए थे। से मैं सब कुछ जल्दी ही ठीक कर दूंगा कहकर निकल तो गए, पर घर आए तो उन्हें रात में नींद ही नहीं आई। रात भर कामिनी के बारे में ही सोचते रहे कि आखिर उस बेचारी की क्या गलती है कि उसने अपने से बड़ी उम्र के आदमी से प्यार किया है, या ये कि वो समाज में आज़ाद रहना चाहती है। सोचते सोचते आखिरकार रात के 3 बजे अभिनव जी ने एक फैसला लिया। क्यों ना कामिनी के नाम पर एक फ्लैट ले लिया जाए और उसे दे दिया जाए। वैसे भी पैसों की मुझे कोई कमी तो है नहीं, और आगे भी कमा ही लूंगा, तो इससे उसकी मदद हो जाएगी और वह हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी में आ भी जाएगी। जब उसका फ्लैट होगा, यानी कि हमारा खुद का फ्लैट होगा, तो जब मर्जी वहाँ आज़ादी से आ जा सकूंगा और किसी तरह का कोई डर भी नहीं रहेगा। सोचते ही अभिनव जी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आज ही कुछ करता हूँ सोचकर अभिनव जी ने चादर खींची और तान कर सो गए। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ते की टेबल पर बैठी बरखा ने अभिनव जी से कहा, सुनिए मेरे भाई की बेटी का बर्थडे है, इस बार सोच रही थी उसके लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊं। वैसे भी भाभी को हमेशा शिकायत ही रहती है हमसे कि हम कुछ अच्छा या महंगा उपहार नहीं देते। तो अगर आप कहें तो उसके लिए एक छोटी सी सोने की चेन या फिर एक छोटी सी अंगूठी बनवा लेती। बरखा की बात सुनते ही अभिनव जी ने मुंह ऐसा खोला जैसे बरखा ने सोने की चेन या अंगूठी के बारे में बात नहीं की हो, बल्कि उनसे कोहिनूर मांग लिया हो। वो गरजते हुए बोले, समझ भी आता है तुम्हें सब कुछ कितना महंगा हो गया है? तुम खुद ही सोने के रेट पूछ लो या किसी से पता करवा लो। और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि छोटी सी 12 साल की बच्ची को देने के लिए चेन की क्या जरूरत है। कोई भी कलर बॉक्स या टेडी बियर या कोई और गिफ्ट या कपड़े दे दो। जी अभी तक तो वही देती आई हूँ, पर इस बार कुछ अच्छा सोचा इसलिए आपसे पूछ रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है इतना महंगा कुछ देने की, मैं मर जाता हूँ पैसे कमाने में और तुम लोग दोनों हाथों से लुटाते रहो। यहाँ कोई पैसों का पेड़ लगा है या किसी राजा का खजाना गड़ा हुआ है कि जब देखो जिसे देखो पैसा पैसा पैसा। वैसे कब है उसका बर्थडे? अभिनव जी ने कुछ सोचकर पूछा। कल है, बरखा ने दुखी मन से कहा। हाँ तो ठीक है, तुम बच्चों को लेकर चली जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा। और हाँ, दराज में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, उन्हीं से उसके लिए कपड़े और कोई छोटा मोटा गिफ्ट ले आना। ठीक है कहकर अभिनव जी के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करती बरखा भी शांत हो गई। बरखा को दुनिया जहान की बातें सुना और पैसों का महत्व बताकर अभिनव जी ऑफिस के लिए निकल पड़े। बरखा ने भी बिना कुछ कहे केवल ठीक है कहकर उनको जाने दिया और उनके जाने के बाद अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बैठ गई। अनायास ही उसकी आंखों में आंसू बह निकले, पर वह सोच नहीं पा रही थी कि वह रो क्यों रही है। अभिनव के पैसों के लिए मना करने की वजह से या खुद के प्रति उनकी बेरुखी की वजह से। हालांकि बरखा शादी के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ संभाल कर चल रही थी। एक घर परिवार को लेकर चलने वाली आदर्श औरत की जो स्थिति होती है, उसे खांचे में वह पूरी तरह फिट बैठती थी, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ को भी ऐसा ही देखा था। पर कभी-कभी वह भी अभिनव से प्यार की उम्मीद करती थी, जो उसे कभी नहीं मिलता था। पर आज उनकी बेरुखी और पैसों वाली बात ने उसे बचपन के उन दिनों की याद दिला दी, जब 3 बहन होने की वजह से अक्सर ही उनके खर्चों में कटौती की जाती थी और उसके पिता पैसों की बात, तीनों बेटियों की बात उसकी माँ को इस तरह समझाते थे, जैसे अकेले 3 बेटियों को पैदा करने का गुनाह उसकी माँ ने किया हो और उसके पिता की उसमें कोई भूमिका ना हो। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या अभिनव अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर कामिनी को अपनाएगा
या फिर अपनी गलती का एहसास करके अपने बीवी और बच्चों के पास वापस लौट आएगा? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।